हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट एग्जाम के लिए लेवल 1 के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो 2022 से मैंने शुरुआत की है। 2022 वाले पेपर के मैं ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। उसके बाद ये जो पेपर है ये 2021 वाला है। तो इसी क्रम से मैं करवाऊंगी 2022 के बाद 21 वाला, फिर उसके पहले जो हुआ होगा पेपर उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। इसी प्रकार से मैं 2011 तक ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेवल 2 के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? पहला विकल्प है बछेंद्री पाल, दूसरा विकल्प है संतोष यादव, तीसरा विकल्प है प्रेमलता अग्रवाल और चौथा विकल्प है अरुणिमा सिन्हा। तो विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कांगसुंग की तरफ से, तो ये जो है माउंट एवरेस्ट का पूर्वी फेसिंग पक्ष है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। यह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। आपको दोनों बातें याद रखनी हैं। और इन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। बछेंद्री पाल जो हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं और भारत सरकार द्वारा इन्हें 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रेमलता अग्रवाल, तो प्रेमलता अग्रवाल जो हैं दुनिया की 7 सबसे ऊंची महाद्वीपीय चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं, ये आपको याद रखना है। और 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से इन्हें सम्मानित भी किया गया। अरुणिमा सिन्हा कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय शारीरिक रूप से दिव्यांग महिला है, तो ये आपको याद रखना है। और ये पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी भी हैं, तो आपको दोनों बातें याद रखनी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला है 21 मई, दूसरा है 23 मई, तीसरा है 22 मई और चौथा है 24 मई। तो जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है वह सही हो जाएगा, 22 मई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? पहला विकल्प है 1926, दूसरा है 1927, तीसरा है 1928 और चौथा है 1929। तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी 1927 में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और 1937 में इसे ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR नाम दिया गया। 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। तो साथ में ये भी जानकारी आपको देनी आवश्यक है, इसलिए मैं बताती चल रही हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला विकल्प है स्कर्वी, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है रिकेट्स और चौथा है बेरी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। तो साथ में ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला विकल्प है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण, चौथा है वरुण। तो सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सूर्य से सबसे निकट में बुध ग्रह है,
बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। जो शुक्र है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है। पहला विकल्प है आगमन विधि, दूसरा है संश्लेषण विधि, तीसरा है स्वतः शोध विधि और चौथा है विश्लेषण विधि। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत उपयोग होता है आगमन विधि में, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद जो नियम होता है वह बताया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। लिखा है संश्लेषण विधि, तो ये क्या है, तो इस पद्धति में हम कई तथ्यों को जोड़ते हैं, कुछ गणितीय संक्रियाएं करते हैं और समाधान तक पहुंचते हैं, तो ये होती है संश्लेषण विधि। स्वतः शोध विधि क्या है, तो यह एक समस्या समाधान विधि है जिसे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया, और नाम से ही आपको पता चल रहा है स्वतः शोध विधि, यानी कि खुद समस्या का समाधान हम लोग करते हैं। विश्लेषण विधि क्या है, तो यह किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए औपचारिक प्रक्रिया के उपयोग के साथ वैज्ञानिक पद्धति की शक्ति को मिलाकर एक सामान्य प्रक्रिया है। और विश्लेषण का अर्थ होता है घटकों में टूटना। सभी वैज्ञानिक रूप से आधारित समस्या समाधान दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं, तो इतनी जानकारी आपको आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रानीखेत रोग किससे संबंधित है। पहला विकल्प है मछलियां, दूसरा है मधुमक्खियां, तीसरा है मुर्गियां और चौथा है सुअर। तो रानीखेत जो रोग है यह मुर्गियों से संबंधित है, सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक हैं, तो पर्यावरण के जैविक घटक कौन होते हैं, जो सजीव होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और सजीव होते हैं, तो वह कहलाते हैं जैविक घटक, यानी कि पौधे, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो प्रकृति में उपलब्ध हैं और निर्जीव हैं वो अजैविक घटक कहलाते हैं, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। पहला विकल्प है मृदा अपर्दन में वृद्धि, दूसरा है मृदा अपर्दन में कमी, तीसरा है वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि और चौथा है वर्षा में वृद्धि। तो वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई का जो दुष्परिणाम है मृदा अपर्दन में वृद्धि, यानी कि मृदा का लगातार अपर्दन हो रहा है, जो उपजाऊ मृदा है वह बह जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अफीम किससे प्राप्त होता है। पहला विकल्प है पेपावर, सोमनीफेरम, दूसरा है एलोवेरा, तीसरा है सिनकोना और चौथा विकल्प है सेंटेला एशियाटिका। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, पेपावर सोमनीफेरम अफीम जो होता है इसी से प्राप्त किया जाता है, ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया। पहला विकल्प है 2 अक्टूबर 2013, दूसरा है 2 अक्टूबर 2014, तीसरा विकल्प है 2 अक्टूबर 2015 और चौथा है 15 अगस्त 2014। तो इसे स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है और इसे शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट में इसे शुरू किया गया था, तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। और यह स्वच्छता पर केंद्रित है, तो ये तो आपको पता ही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें मिलान करना है
तो चलिए मिला लेते हैं। लिखा है मलेरिया, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम सी से मिला देंगे। उसके बाद लिखा है एमिबिएसिस, तो इसे मिला देंगे एंट अमीबा हिस्टोलिका हिस्टोलाइटिका, इसे ए से मिला देंगे। क्षय रोग, इसे मिला देंगे, इसे बी से मिला देंगे। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और हैजा, ये सही मिला हुआ है। तो इस क्रम में आपका जो चौथा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बर्फ से बनाया घर कहलाता है। पहला विकल्प है इग्लू, दूसरा है रैन बसेरा, तीसरा है हरित गृह और चौथा है बसेरा। तो बर्फ से जो घर बनाया जाता है उसे इग्लू कहते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एस्किमो जो होते हैं ये अपने घर को बर्फ से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो बर्फ की दीवारों के बीच की हवा होती है अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है, इसलिए ये लोग बर्फ से अपना घर बनाते हैं। और जो एस्किमो होते हैं ये अमेरिका, रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड के आर्कटिक और उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, यानी कि ऐसा समूह बताना है जो बिना सिले ही पहन लिया जाता है। पहला विकल्प लिखा है साड़ी कमीज टोपी, दूसरा है पगड़ी साड़ी कुर्ता, तीसरा है टी शर्ट लुंगी टोपी और चौथा है धोती साड़ी पगड़ी। तो इसमें साड़ी तो बिना सिले पहन सकते हैं, कमीज और टोपी को तो नहीं पहन सकते, तो ये गलत हो गया। पगड़ी तो बिना सिले पहन सकते हैं, साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन कुर्ता नहीं पहन सकते, ये भी गलत हो गया। उसके बाद लिखा है टी शर्ट लुंगी टोपी, तो टी शर्ट बिना सिले नहीं पहन सकते ना टोपी, लेकिन लुंगी को पहन सकते हैं, लेकिन बाकी तो इसमें दो गलत है, ये भी गलत हो गया। लेकिन जो डी विकल्प है इसमें धोती साड़ी और पगड़ी तीनों ही बिना सिले पहने जा सकते हैं, तो डी विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ग्रेगर में जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। पहला विकल्प है ड्रोसोफिला पर, दूसरा है चूहा पर, तीसरा है उद्यान मटर पर और चौथा है ईस्ट पर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म हुआ था 1822 में एक गरीब किसान परिवार में और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्हें पढ़ने का शौक था पर ये परीक्षा से डरते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण इन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी कि मुनि बनने का सोचा ताकि आगे की भी पढ़ाई हो सके। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर इन्होंने बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े एकत्रित किए और एक नई बात खोज निकाली। जो खोज इन्होंने की थी यह उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के बाद वैज्ञानिक उनके प्रयोग को समझ पाए और उन्होंने पाया था कि मटर के पौधों में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। तो इन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा और इनके बारे में आपको जानना आवश्यक था, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहला विकल्प है कल्पना चावला, दूसरा है सुनीता विलियम्स, तीसरा विकल्प है राकेश शर्मा और चौथा है राजा चेरी। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछे गए हैं, तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, राकेश शर्मा। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। इसमें सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूंक के नाम से भी जाना जाता है? पहला है रणथंभौर का दुर्ग, दूसरा है मेहरानगढ़ दुर्ग, तीसरा है कुंभलगढ़ दुर्ग और चौथा है सोनार किला। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, मेहरानगढ़
दुर्ग, इसे ही कहा जाता है चिड़िया टोंक। तो मेहरानगढ़ किला चिड़िया टंक हिल पर बनाया गया था। इसे 1459 ईस्वी में राव जोधा ने बनवाया था। इसे गढ़ चिंतामणि, सूरगढ़, कागमुखी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार मोर जैसा दिखता है। तो भी विकल्प इसमें सही है। और जो किले लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। तो रणथंभौर का जो दुर्ग है ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग ये स्थित है राजस्थान के राजसमंद जिले में। और सोनार किला तो इसे जीवित किला कहा जाता है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। और सोनार किला जो है जैसलमेर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला है 22 मई, दूसरा है 22 सितंबर, तीसरा है 2 फरवरी और चौथा है 22 मार्च। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पहला विकल्प इसमें डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित है? पहला है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लैक्टेज और चौथा है टाइलिन। तो लार में उपस्थित होता है टाइलिन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पेप्सिन जो होता है यह पेट द्वारा स्रावित किया जाता है और ट्रिप्सिन को अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और जो लैक्टेज है यह कई जीवों द्वारा निर्मित एक एंजाइम है और यह मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों की छोटी आंत की ब्रश सीमा में स्थित होता है। तो ये सब भी साथ में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। ये जो संकेत दिया गया है ये क्या इंगित कर रहा है? पहला है चौराहा, दूसरा है पैदल पार पथ, तीसरा है रेलवे क्रॉसिंग और चौथा है सक्करी पुलिया। तो ये जो संकेत दिया गया है ये इंगित कर रहा है रेलवे क्रॉसिंग। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? पहला है गोगा जी, दूसरा है रामदेव जी, तीसरा है पाबू जी और चौथा है भूमिया जी। तो ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है पाबू जी को। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? पहला है 1962, दूसरा है 1972, तीसरा है 1982 और चौथा है 1992। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधे के संरक्षण और उनसे जुड़े मुद्दों से संबंधित है। तो यह 1972 में लागू किया गया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अगला प्रश्न है जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। पहला है ICFRE, दूसरा है WWF, तीसरा है IUCN और चौथा है UNEP। तो रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है IUCN। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रेड डेटा बुक पशुओं पौधों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित राज्य दस्तावेज है और IUCN द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया? पहला है एजी टेंसले, दूसरा है हीकल, तीसरा है RH हवीटेकर और चौथा है WC रोजन। तो जैव विविधता शब्द दिया WC रोजन ने। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहला है दिवाली, दूसरा है होली, तीसरा है महाशिवरात्रि और चौथा है रक्षाबंधन। तो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है
वह होता है रक्षाबंधन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है? पहला लिखा है अरड़ोद प्रतापगढ़, दूसरा है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, तीसरा है केलवाड़ा बारा और चौथा है पुष्कर अजमेर। तो सीताबाड़ी का मेला लगता है केलवाड़ा बारा, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो राजस्थान के केलवाड़ा कस्बा के पास बारा शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है ये, और यहीं पर मेला लगाया जाता है ज्येष्ठ अमावस्या को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है? पहला है खेजड़ी, दूसरा है नीम, तीसरा है पीपल और चौथा है अमलतास। तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? पहला है रेनिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा है एमाइलेज। तो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है रेनिन, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? पहला है गंगे डॉल्फिन, दूसरा है व्हेल, तीसरा है शेर और चौथा है चिंकारा। तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 300 प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए हैं ईवीएस के। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसके पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।